ना प्राइमरी सर्वे के बारे में थोड़ा सा और हमने बताया है। जब प्राइमरी सर्वे आपको बताया था, प्राइमरी सर्वे क्या होता है? प्राइमरी सर्वे मतलब आप चेक करोगे कि उस पर्सन को हुआ क्या है। पहले आप इंश्योर करो ना, हार्ट अटैक आया है, बोन टूट गया है या ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना? कि ऐसे ही मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं चेक करेंगे, एक पूरा प्रोसेस होगा इंश्योर करने के लिए कि एक्चुअल में उस पर्सन को हुआ क्या है। एक चीज़ को आपने देखा सही है, आगे बढ़े, उसको देखा सही है, आगे बढ़े, है ना? तो द टर्म इज़ ड्रैप, DRAB, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है? एयरवे और ब्रीथिंग के बारे में तो आपको बताया ही था। डेंजर और रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए। द प्राइमरी सर्विस टू इज अ क्विक वे टू फाइंड आउट हाउ टू ट्रीट एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ए कैजुअलिटी में हैव इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए? डेंजर, ensure the area is safe and find out what has happened. Do not put yourself in any danger. Remove any danger from casualty or move to a safer area. And then, can you cope with the situation? आपको क्या लगता है कि अब आप सिचुएशन के साथ कोप कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि किसी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप हेल्प करने जा रहे हो, तो पहले आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करोगे कि वही चीज आपके साथ ना हो जाए, है ना? तो इसके लिए लिखा हुआ है कि यू हैव टू असेस द डेंजर, डी। फिर आर में क्या है? रिस्पॉन्स। इज द कैजुअलिटी कॉन्शियस, मतलब क्या वो होश में है? जेंटली शेक देयर शोल्डर, कैसे देखोगे? जेंटली शेक देयर, देखो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ ऐसी कोई, अगर मान लो अनवांटेड इंसिडेंट हो गया ना, तो आदमी को कुछ नहीं भी होता है बट तुरंत फेंट कर देता है, डर से। फियर भी तो होता है ना, आप समझ रहे हो? बहुत बड़ा फियर है भाई, किसी को चोट लगने का, या मान लो मतलब बहुत बड़ा फियर है। तो बहुत बार लोग क्या होता है ना कि कुछ होता नहीं है उसको बट बेहोश हो जाता है। तो ये चेक करना है। जेंटली शेक देयर शोल्डर, शाउट एंड क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम, पिंच देयर अंडरआर्म और फोरनेल टू गेट अ पेन रिस्पॉन्स। इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, आप देखिए कि क्या वो आदमी रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, इमीडिएटली सीक हेल्प और कॉल 112 इफ यू हैव a मोबाइल फोन ऑन यू। व्हाटएवर यू डू, डू नॉट लीव द कैजुअलिटी अलोन। ऐसा नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है, ठीक है? मतलब बताया ना आपको कि बहुत बार क्या होता है, लोग डर से बस बेहोश हो जाते हैं। तो ये भी तो इंश्योर करना है कि डर से बेहोश हुआ है कि एक्चुअल में क्या है, आप पहले चेक करोगे। तो उसके लिए था रिस्पॉन्स। एयरवे और ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। एयरवे और ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। टू ब्रीथ इन 10 सेकेंड, वहां भी आपको मैंने बताया था। ब्रीदिंग के लिए आपको देखना है कि 10 सेकेंड में कम से कम 2 ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एयरवे आपको बताया था कि सबसे पहले एयरवे को क्लियर करना है, और ऑफ कोर्स उसके बाद देखना है आपको कि वो आदमी ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको बताया था कि ब्लीडिंग है, उसके आगे बोल। सॉरी। ओके। If the casualty is not breathing normally, the first thing to do in this situation is call 112 or for an ambulance. If someone is with you, get them to do this so you don't have to leave the casualty. If you are alone and do not have a mobile phone with you, you may need to leave the casualty to do so. अगर आपके पास हो सकता है प्रॉब्लम, आप ये सोचो कि सर कोई अगल बगल में नहीं है, मेरे पास फोन भी नहीं है, तो क्या है 112 को कॉल करना है, एकदम कॉल करना है। बार बार बता रहा हूँ, कॉल करना ही करना है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। द कैजुअलिटी विल स्टैंड ए मच बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल विथ हेल्प एम्बुलेंस ऑन द वे, क्योंकि उस केस में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। वंस द एम्बुलेंस इज कॉल्ड, आपने कॉल कर दिया, फिर उसका CPR स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो आदमी बचे, ठीक है ना? नाउ व्हाट इज CPR? बार बार हमने टर्म लिया CPR के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। सो दिस इज कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन। ओके, रिसिसिटेशन कब करते हैं हम लोग? ऑफ कोर्स जब आदमी नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। प्राइमरी डन इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो या हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मतलब हार्ट जो है वो ब्रीथ आदमी नहीं कर पा रहा। कब तक करना है? कंटिन्यू CPR अंटिल द इमरजेंसी सर्विस अराइव टू टेक ओवर, या यू बिकम टू फटीग टू कंटिन्यू। कब तक करना है? तब तक करना है जब तक कि या तो एम्बुलेंस ना आ जाए, या फिर आप इतना थक गए कि अब कर नहीं पा रहे, तब तक आपको उसको क्या करना है? CPR देना। स्टेप बाय स्टेप CPR गाइड यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले सिक एंड साउट बताएं उधर आपको। कॉल 911, चेक फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग चेक करो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। आप देखो यहाँ पे हैंड का, ये देखो क्या होता है कि फंसाते हैं पूरा, राइट? पूरा आपको फंसा लेना है एक से दूसरे हैंड में, और इस तरीके से देना है। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ओके?
पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकंड, लगभग बताया था ना 100 से 120 कंप्रेशन आपको देना है। इफ यू हैव हैड ट्रेनिंग, रिपीट साइकिल ऑफ 30 चेस्ट पुशेस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 30 चेस्ट पुशेस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब 30 बार आपको चेस्ट को पुश करना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। सो दिस इज अबाउट सीपीआर। आगे भी है, स्टेप्स क्या क्या है आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, देखो आप पढ़ लेना क्योंकि इसमें वही सारी चीजें, लेकिन चलो मैं पढ़ देता हूँ। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ कैजुअलिटी चेस्ट, आपको बताइए हाथ रखना है। प्लेस द अदर हैंड ऑन टॉप एंड इंटरलिंक योर फिंगर, दिखाएं आपको, ठीक है। पोजीशन नेक्स्ट टू द कैजुअलिटी चेस्ट, नीलिंग एट व्हाटएवर साइड फील्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू, आप आराम से बैठ जाओ, नील डाउन हो जाओ। प्रेस डाउन फर्मली ऑन द कैजुअलिटी ब्रेस्ट बोन, करंट गाइडलाइन सजेस्ट पुशिंग डाउन टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, कम से कम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो सकता है पूछ सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तक आपको पुश करना है, देन रिलीज द प्रेशर, बट ट्राई नॉट टू लूज कॉन्टैक्ट विद द कैजुअलिटी। दिस इज नोन एज चेस्ट कंप्रेशन, आपको कंप्रेस करना है 6 सेंटीमीटर तक लगभग। व्हेन अप्लाइंग प्रेशर, अवॉइड डूइंग सो ऑन द रिब्स, अपर एब्डोमेन और द एंड ऑफ द कैजुअलिटी ब्रेस्ट बोन। Each compression should take the same amount of time, बराबर एकदम, क्योंकि जैसे हार्ट क्या होता है, हार्ट जो है आपका बीट करता है एक रेगुलर पैटर्न में, उसी रेगुलर पैटर्न में आपको प्रेस भी करना है। कैरी आउट 30 चेस्ट कंप्रेशन एट स्पीड ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, बताया लगभग 1 सेकंड में 2 बार प्रेस करना है। आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन यू मस्ट एडमिनिस्टर 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ आपका देना है माउथ टू माउथ। डू नॉट गिव द कैजुअलिटी मोर देन 2 रेस्क्यू ब्रीथ बिफोर कंटिन्यूइंग विद चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, 30 कंप्रेशन करना है, एक कंप्रेशन 6 सेंटीमीटर का होगा। स्पीड जो होना चाहिए लगभग 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट का होना चाहिए, मतलब हर सेकंड में लगभग 2 कंप्रेशन है, ठीक है। 30 कंप्रेशन देने के बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ करोगे, ये पूरा का पूरा रेगुलर प्रोसेस है सीपीआर, ठीक है। वही चीज आपका देखिए लिखा हुआ है, कंप्रेशन है और उसके बाद ये आपका रेस्क्यू ब्रीथ है। रेस्क्यू ब्रीथ देखो यहाँ पे आप रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हो माउथ टू माउथ, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 भी हो सकता है कि एक आदमी हो जो 30 कंप्रेशन करे और दूसरा हो जो रेस्क्यू ब्रीथ दे, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या हो सके खुद भी दे सकता है, जैसा भी हो, मतलब ये प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, राइट। तो दिस इज अबाउट सीपीआर। आप सब कुछ सीपीआर जानते हो, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया सीपीआर के बारे में। सो नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीपीआर, हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। सो व्हेन वाज सीपीआर फर्स्ट डेवलप्ड? When was CPR first developed? 1920, 1942, 1960, 1971, 1995. So it was developed in 1960. So it was developed in 1960. देखो ये जो एक सोर्स से मैंने लिया है, हो सकता है कि अभी तक तो देखो यही कंफर्म है, मैंने 2-3 जगह पे सर्च किया, अलग अलग थोड़ा 1-2 साल का इधर उधर डिफरेंस रहता है, तो ऐसा सच मुझे लगता नहीं है कि डिटेल्स पूछना चाहिए, बट अगर पूछेंगे तो 1960 के अगल बगल का अगर कोई डेट रहे वही टिक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी चीज है ना कि आप मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि 1960 एग्जैक्टली 1960 में आया था, बट एनीवे जो बुक्स में हो, सोर्सेस में हो, उसके अनुसार 1960 इज द करेक्ट आंसर। हाउ डज सीपीआर हेल्प व्हेन अ पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट? इट स्टार्ट द हार्ट बीटिंग अगेन, इट हेल्प्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, इट हेल्प्स ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, बी एंड सी, नन ऑफ दीज। सीपीआर करने से क्या होता है? हार्ट की बीटिंग वापस स्टार्ट हो जाती है, या ब्लड फ्लो हार्ट तक करता है, ब्लड फ्लो ब्रेन तक देता है, बीएनसी, या नन ऑफ दीज। The answer for this question is D, B and C, B and C. When a person goes into cardiac arrest, the heart stops beating or stop beating effectively. This halts the flow of blood. CPR helps a small amount of blood to continue to flow to the heart and brain until the emergency medical help arrives. When done correctly, CPR can double or even triple a person's chances of survival. तो जो सीपीआर हम लोग करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? सीपीआर हम लोग करते हैं ताकि ब्रेन और हार्ट में, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अभी तक सीपीआर के बारे में सब कुछ जानते हैं, सीपीआर क्यों करते हैं, क्या एक्चुअल में सीपीआर से होता है वो लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। सीपीआर से क्या होता है कि जो ब्लड है, आप इंश्योर करते हो कि जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट और ब्रेन तक पहुंचता है, हार्ट और ब्रेन तक पहुंचता रहे। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास ब्लड जाएगा, वापस बॉडी में जाएगा, तो वाइटल ऑर्गन्स जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो बचे रहेंगे, वो बचे रहेंगे।
ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीआर में। हमारा एम क्या होता है, हमारा एम ये नहीं होता है कि वो वापस हार्ट बीट करना स्टार्ट कर दे, उसके लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, मतलब क्रूशियल टाइम में आप किसी को जिंदा रख रहे हैं, राइट। आप उसके लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सीपीआर का काम होता है ताकि हार्ट तक और ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है, हार्ट तक और ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What the first thing you should do before beginning CPR if you see an adult collapse and the person is unresponsive? आप क्या करोगे? Remove the victim's belt, अगर किसी बेल्ट से बंधा हुआ था, काम कर रहा था। Check the victim's mouth, call 911, call the victim's doctor, all of these. Answer is call 911. ठीक है, आपको मैंने पहले क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया कि पहला काम हमेशा क्या करना है, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना है। कुछ भी खुद से स्टार्ट करने के पहले आपको एक कॉल घुमाना ही घुमाना है, ताकि इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज वहां पे पहुंच जाए। ठीक है ना, इमरजेंसी रिस्पांस आ जाएगा, तब तक आप उसके बाद सीपीआर करते रहिए। उसके ब्लड, उसके हार्ट में, उसके ब्रेन में ब्लड पहुंचता रहे, वो जिंदा रहेगा। उसके बाद मेडिकल सर्विस आएगा और अपने तरीके से काम करेगा, राइट। तो पहला काम कभी भी किसी भी फर्स्ट एड में क्या करना है, एडिशनल हेल्प के लिए आपको कॉल करना है इमरजेंसी सर्विसेज को। ओके, नाउ रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट। After calling 911, what is the next step in CPR on an unresponsive adult? आपने 911 पे कॉल कर दिया, check for a pulse, check for breathing, begin chest compression, none of the above, bring water. Answer is C. एक्चुअली ये क्वेश्चन है, दोनों कनेक्टेड था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, देखो क्या है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कनेक्टेड था दोनों, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा वहां पे आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि द फर्स्ट थिंग यू शुड डू बिफोर बिगिनिंग सीपीआर, मतलब ये श्योर हो गया है कि सीपीआर करना है ना। दीज बोथ दीज क्वेश्चंस आर कनेक्टेड। अगर किसी, आप मान लो किसी विक्टिम को देखोगे तब तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ब्रीदिंग चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये कनेक्टेड क्वेश्चन था। जबकि आपको मैंने बता दिया कि सीपीआर करना है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके बाद आपने क्या किया, 911 को कॉल किया, उसके बाद क्या करना है। तो जैसे ही श्योर हो गया ना कि सीपीआर करना है, मतलब आपने ब्रीदिंग ऑलरेडी चेक कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड हो गया, बट एनीवेज मैं अभी ट्राई करूंगा चेंज कर दूं या कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह समझिए, जब आपने 911 को कॉल कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सीपीआर में, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप इन सीपीआर। सीपीआर का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मतलब दिस हैज ऑलरेडी बीन मेक श्योर कि सीपीआर करना ही करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना। जो मैंने आपको पूरा सर्वे बताया वो सारा चीज एकदम करेक्ट है, जैसे बताया वैसे ही है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीआर करना है, उसके लिए आपने 911 को कॉल कर दिया, अब क्या करोगे, तो अब आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ओके। एईडी के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ आपको। हाउ डज एन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED help a person who is in cardiac arrest? An EED pumps blood, an EED shocks the brain, an EED restores normal heart rhythm, an AED helps the victim breathe. None of these. Okay, answer is C. बताया तो था, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का, एकदम शुरुआत वाली स्लाइड में, हार्ट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से बीट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो एईडी का काम क्या होता है कि जो हार्ट रिदम है उसको वापस रिस्टोर किया, उसको वापस इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है इस केस में। एडी केस में ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रिकल शॉक देता है। ओके, अभी मैं आपको जब डायग्राम दूंगा ना, तो एक एडी का फोटो अभी जब हम लोग भेजेंगे, मैं पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, तो एडी का मैं ना एक क्वेश्चन के सामने लगा दूंगा एडी का डायग्राम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू स्टॉप डूइंग सीपीआर ऑन ए विक्टिम? कब सीपीआर बंद कर देना? व्हेन द पर्सन बिगिंस टू मूव, व्हेन इमरजेंसी हेल्प अराइव्स, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड एंड अनेबल टू कंटिन्यू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो दो चीज के बारे में देखो, आपको मैंने पहले बता दिया कि इमरजेंसी हेल्प आ जाए, वहां पे बताया था ना कि सीपीआर कब तक देना, या तो इमरजेंसी हेल्प आ जाए या आप एग्जॉस्ट हो जाओ कि भाई आप करने मतलब थक गए पूरी तरह से। तो दो चीज तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज और आंसर इज ऑल ऑफ दीज। व्हेन द पर्सन बिगिंस टू मूव, मतलब मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब अब उसको सीपीआर नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है हार्ट में और ब्रेन में ब्लड ऑलरेडी पहुंच रहा है और इमरजेंसी सर्विस आ जाएगा, मेडिकल हेल्प आ जाएगा, तो ऑफकोर्स वो लोग फिर अपने तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस इज आइडियल फॉर परफॉर्मिंग सीपीआर? फ्लैट, inclined, hard, soft? Surface has no role in performing CPR. Whatever the casualty lies, जहां भी wherever the casualty lies, the CPR should be done there only. तो CPR के लिए कैसा सरफेस जो है वो आइडियल होता है? ओके, आंसर इज ए, 1 and 3। नहीं, सरफेस का रोल है, सरफेस का डेफिनेटली रोल है। अगर मान लो कोई ऐसे सरफेस पे हो जैसे बालू के ऊपर कोई लेटा हुआ है, कैसे सीपीआर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि एक फर्म ग्राउंड पे होना चाहिए, फ्लैट ग्राउंड पे होना चाहिए। तो फ्लैट एंड हार्ड ग्राउंड के ऊपर आपको सीपीआर देना है, क्योंकि आप आदमी को पुश करो और वो क्या हो, बालू के अंदर दब जाए, तो सीपीआर तो हुआ ही नहीं, राइट? सो इन एन आइडियल सिचुएशन द कैजुअलिटी शुड बी ऑन फ्लैट हार्ड surface to be able to administer CPR. However, this is not always the case, and you may find that you need to perform CPR on a casualty who is, for example, in bed also. If this situation arises, try to get the casualty onto the floor without hurting yourself or the casualty. If it is not possible, remove any pillow or cushion so the casualty is lying flat and attempt CPR. This is still better than doing nothing. ठीक है ना, कुछ नहीं करने से फिर भी अच्छा है कि आप बेड के ऊपर भी सीपीआर दे दें, बट ऑलवेज ट्राई करना है कि सीपीआर वहीं दिया जाए जहां पे ग्राउंड इज फ्लैट एंड ग्राउंड इज हार्ड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए डाल दिया है कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज सीपीआर? A combination of chest compression and rescue breathing, back blows, chest compression, none of these. So of course this question is very easy and all of you already know the answer. So answer for this question is a combination of chest compression and rescue breathing. दोनों का कॉम्बिनेशन है सीपीआर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। What is one of the most common causes of cardiac arrest? Atrial fibrillation, ventricular fibrillation, heartburn, defibrillation, none of these. आंसर इज बी। आप याद करना, पहली स्लाइड देखना, वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, आपको दिखाऊं? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। दिस वाज स्लाइड नंबर 63। ओके, व्हेन यू गो दिस वन, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, लिखा हुआ है ना, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, so answer for this question is ventricular fibrillation. Read this question. When is the best time to administer CPR? 10 minutes after the cardiac incident, as soon as possible after cardiac incident,
15 minutes after a cardiac incident, 1 to 3 minutes after the cardiac incident, none of these. तो आंसर आप देख लीजिए, आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए, नॉट बी। ओके, स्पेसिफिक है, क्रेडिबल सोर्स से लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑफकोर्स लोग वहां पे बी टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं। 10 मिनट्स आफ्टर कार्डियक इंसिडेंट जो है वो बेस्ट टाइम होता है सीपीआर देने का। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जैसे ही कुछ भी कार्डियक अरेस्ट आ जाए तुरंत आपको एडमिनिस्टर करना है सीपीआर, ऐसा नहीं। 10 मिनट्स का टाइम होना चाहिए, 10 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। ओके, क्रेडिबल सोर्स से लिखा हुआ है, सो दिस आंसर इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो काफी क्वेश्चन हमने कर लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन अ कैजुअलिटी? अनकॉन्शियसनेस के केस में मेन कॉजेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। एक तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रिक भी है, फिश शेप। फिश के शेप में, फिश के शेप में चीजें लिखी हुई है, सो दिस इज फिश शेप। ओके, फेंटिंग, इम्बैलेंस ऑफ हीट, शॉक, हेड इंजरी, इन सारे केसेस में अनकॉन्शियसनेस मतलब आदमी बेहोश हो सकता है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एफिक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, चोक हो जाए, पॉइजनिंग, एपिलेप्सी एंड डायबिटीज, इसमें से किसी भी केस में आदमी जो है अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। तो इसलिए मैंने बताया है कि जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाए, ये नहीं सोचना है कि उसको कार्डियक अरेस्ट है। देयर मे बी सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आदमी के बेहोश होने के। मेन कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन अ कैजुअलिटी, आदमी बेहोश क्यों हो जाता है? अनकॉन्शियसनेस इज एन इंटरप्शन टू नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। अनकॉन्शियस कोई आदमी बेहोश हो गया, कहने का मतलब है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है। अनकॉन्शियसनेस डिस्टर्ब द बॉडीज ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, जो बॉडी का खुद ब खुद जो रिफ्लेक्स होता है ना, वो काम नहीं कर रहा है। द वर्स्ट पोजीशन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, आप जानते होंगे, सुनते होंगे इसको। द वर्स्ट पोजीशन फॉर एन अनकॉन्शियसनेस कैजुअलिटी इज लाइंग ऑन देयर बैक। इस तरह से, जैसे आप देखो ये बैक में लाई किया हुआ है, एज दे में, तो कभी भी बैक में लाई नहीं होना चाहिए। एज दे में swallow their tongue, टंग क्या हो सकता है, वो swallow हो सकता है, अंदर चला जाएगा। द टंग स्लाइड्स बैक इन द थ्रोट ब्लॉकिंग द एयरवे which will suffocate them or they may asphyxiate on their vomit। ठीक है, तो कभी भी आदमी कोई बेहोश होना, उसको पीठ के बल नहीं लेटाना है, उसको कभी भी पीठ के बल नहीं लेटाना है, सर थोड़ा टेढ़ा करके रखना है। एग्जैक्टली मतलब पीठ के बल भी अगर लेटा हुआ है तो सर को टेढ़ा कर देना है, ताकि जो जीव है वो अंदर ना चला। क्यों? दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। बॉडी बेसिकली हमारा हाथ, मान लो हाथ मूव करता है, आंख देख पा रहा है, माउथ बोल पा रहा है, नाक नाक आपका ब्रीथ कर पा रहा है, कान आपका सुन पा रहा है। दिस ऑल हैपेंस बिकॉज आवर ब्रेन इज फंक्शनिंग। इफ आवर ब्रेन डू नॉट फंक्शन, we shall not be able to move our hand, we shall not be able to see, we shall not be able to speak. That is why if you see a person who is unconscious, always not try to do this। ठीक है, ये काम नहीं करना है, अदरवाइज वो टंग को क्या करेगा, सॉलो कर लेगा। सेकेंडरी सर्वे ऑर्डर, तो फर्स्ट सर्वे ऑर्डर आपको बता दिया था, जो पीछे हमने पढ़ा, डेंजर एसेस करना है, ब्रीदिंग देखनी है, ब्लीडिंग देखनी है, बोन्स देखना है। अब सेकेंडरी सर्वे ऑर्डर क्या होता है, मतलब जब ये सब इंश्योर कर लिया तो अब क्या करना होता है? ब्लीडिंग, सबसे पहले आप देख लीजिए ब्लीडिंग के केस में, चेक द कैजुअलिटी फ्रॉम हेड टू टो फॉर ब्लीडिंग। आप देखो कहां से ब्लीड हो रहा है। मेक श्योर टू चेक एनी कवर्ड एरिया सच एज बैक, मतलब अगर मान लो पीठ से या पेट से भी ब्लीडिंग हो रहा है और वो कवर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पीठ से कोई भी चीज जो कवर है, लेग से, वहां से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो स्टॉप और कंट्रोल एनी ब्लीडिंग यू फाइंड। कोई भी ब्लीडिंग अगर आपको मिला तो उसको स्टॉप करना है या कंट्रोल करना है। कैसे करोगे? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग बाउंड, जहां से भी ब्लीड हो रहा है प्रेशर अप्लाई करना है वहां पर। यूज ए स्टेराइल और क्लीन बल्की पैड एंड अप्लाई इट फर्मली विथ हैंड प्रेशर। समझ गए? तो सिंपल सी चीज है, कहीं से भी ब्लीड हो रहा है तो स्टेराइल या क्लीन क्लोथ को या पैड को यूज करना है,
प्रेशर के साथ उसको दबाना है ताकि ब्लड रुके। रेज द इंजर्ड एरिया, रेज द इंजर्ड एरिया कहने का मतलब है कि जैसे हाथ में कुछ कट गया तो हाथ को ऊपर करना है, नीचे करोगे तो और ज्यादा ब्लड नीचे आने लगेगा। सो दैट इज वाई जो भी पॉसिबल है, जो भी आपका इंजर्ड एरिया है उसको ऊपर उठाना है। If the wound is on limb, raise it in a supported position to reduce blood flow to the injured area. If an arm is injured, you could apply an arm sling or elevation sling. समझ रहे हो? थोड़ा ऊपर रखना है हाथ को। ऊपर रखने से क्या होगा? ब्लड ज्यादा नहीं नीचे आएगा। Try to avoid any direct contact with the patient blood or other bloody fluid, other body fluids. Use disposable glove if possible. If gloves are not available, place your hand inside a plastic bag. तो कॉमन सी चीजें ये सब, ठीक है ना? तो ब्लीडिंग के केस में याद रखना है कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो प्रेशर के साथ किसी भी साफ चीज को, साफ कपड़ा या मेडिकल का कोई कुछ भी आपका टेप है, कुछ भी है, तो उसको प्रेशर के साथ पकड़ना है ताकि ब्लड जो बाहर आ रहा है ना वो रुक जाए। सेकेंडरी सर्वे फोल्डर हम पढ़ रहे हैं हेड एंड नेक के केस में। सबसे पहले आपने ब्लीडिंग देख लिया, अब देखो कहीं हेड या नेक तो नहीं टूटा। Check for any sign of bruising, swelling or bleeding, particularly from the ears. Particularly from the ears. अगर मान लो हेड में चोट लगा और मान लो फ्रैक्चर हो गया है तो कान से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सी। फर्स्ट एड देखो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वो लग सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है, बट सिंस वी आर स्टडिंग सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, जानना पड़ेगा हम लोग को। मेक श्योर टू एग्जामिन द होल ऑफ द हेड एंड फेस। Feel the back of the neck as this is hidden area. Of course, पीछे देखोगे कहीं वहां से नहीं हुआ है। Try to ascertain if the casualty has been in an accident that is likely to damage the neck. है ना? अब नेक और हेड क्यों देख रहे हैं? हेड के अंदर ब्रेन है और नेक जो है वो स्पाइन कॉर्ड से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। प्रायोरिटी देखो बहुत सेट है। पहले आदमी ब्रीथ करे, इंश्योर कर लिया। दूसरा, ब्लीड नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर कर लिया। अब बोन देखना है तो पहले बोन में चेक करो कि कहीं सर का कोई बोन तो नहीं टूट गया या पीछे का नेक तो नहीं टूट गया, क्योंकि वो समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड टूट गया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? देन शोल्डर्स एंड चेस्ट, ये सेकेंडरी सर्वे ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब टूटा है, कहां से टूटा है, कहां से खून बह रहा है, ये देखना है। पहले तो हमने देख लिया सांस ले रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, तो अब जब ब्लीडिंग हो रहा है तो हम चेक कर रहे हैं कहां से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो सेकेंडरी सर्वे है। मान लो ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ बोन टूट गया है, फ्रैक्चर बोन है, तो उस फ्रैक्चर बोन को आप चेक करोगे कहां से फ्रैक्चर बोन हुआ है। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या चेक करोगे, ये उसका पूरा ऑर्डर बताया। हेड चेक करना है, पीछे का नेक चेक करना है, शोल्डर एंड चेस्ट चेक करना है, एब्डोमेन एंड पेल्विस चेक करना है, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नई चीज नहीं है। अभी हम सेकेंडरी सर्वे ऑर्डर कर रहे हैं। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो कहां से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर बोन टूटा है तो कहां का बोन टूटा है, इस चीज को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से लेग्स एंड आर्म्स, उसी तरह से चेक द पॉकेट। चेक द पॉकेट मतलब देखना है पॉकेट के अंदर कोई चीज ऐसी ना पड़ा हो जिसके कारण आदमी को और प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इंजर ना हो जाए। चेक देयर इज नथिंग इन द पॉकेट दैट विल इंजर द कैजुअलिटी फर्दर व्हेन यू रोल देम इनटू द रिकवरी पोजीशन, ठीक है? तो एक एक बार स्लाइड पढ़ लोगे, कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम ज्यादा नहीं ले रहा। तो ये आपको बताया हुआ है कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद रिकवरी आपको देखना है कि वो आदमी रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ओके,